बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि जिसमें हमने देखा था एक फोटोन इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, उसको साइड पे मतलब स्कैटर कर देता है, और खुद फोटोन का रिमेनिंग एनर्जी जो है वो भी स्कैटर हो जाती है। उसी तरीके से मॉडर्न इफेक्ट के अंदर सबसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसकी अहमियत का आप अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि ये वो एक्सपेरिमेंट है कि जिसके ऊपर आइंस्टाइन को अपना नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ठीक है, तो इससे आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। इसकी डेफिनेशन है द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, मैं कहता हूँ कि लेट सपोज ये एक मेटल है, मेटल के अंदर एक एटम है, एटम के इर्द गिर्द आप देख सकते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर एक फोटोन आए, ठीक है, ये देखें, ये फोटोन आता है, वो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब करता है और वो आयनाइज होके एटम से बाहर चला जाता है, मेटल से। ठीक है, तो इस इफेक्ट को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो मेन बात है वो क्या है कि एक मिनट देखें। अगर आप इसको देखें तो देखें, ये फोटोन आता है, फोटोन इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसको कम्प्लीटली अब्जॉर्ब कर लेता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल की सरफेस से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो एमिट हो जाता है इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और जो ये इफेक्ट है कि फोटोन इज absorbed बाय द इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इज emitted, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर आपको याद हो तो इससे पहले जो हमने कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ा था वो थोड़ा सा चेंज था। उसमें ये था कि एक फोटोन आता है एक्सरे का, वो इलेक्ट्रॉन को हिट करके दूसरी साइड पे भेज देता है और खुद रिमेनिंग एनर्जी ऑफ फोटोन स्कैटर हो जाती है। तो उसमें पार्ट ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब हो रही थी, यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रही है बाय द इलेक्ट्रॉन। तो दिस दिस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, और इसको फोटो इलेक्ट्रिक इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि लाइट की मदद से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है। ओके, अच्छा, अब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। इसमें अगर आप देखें ग्लास बल्ब है, यानी कि इसमें वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है और उसके अंदर आपके पास दो मेटल की प्लेट्स हैं, एक को हम एमिटर कहेंगे, एक को कलेक्टर। क्यों कहेंगे वो आगे आपको समझ आएगी। इसको हमने वायर्स की मदद से एक बैटरी के साथ कनेक्ट करना है और दरम्यान में एक रियोस्टेट है। ठीक है, बैटरी का अगर आप देखें, ये वाली वायर बैटरी के माइनस के साथ कनेक्टेड है और ये वाली वायर ये बेसिकली प्लस के साथ है। ठीक है, तो जो माइनस के साथ कनेक्टेड होती है वो ऑब्वियसली, यानी ये कैथोड है, और जो प्लस के साथ कनेक्टेड है वो एनोड होता है। ठीक है, और ये दरमियान में वेरिएबल रेजिस्टर है, ये आपको आप चैप्टर 12 में आपने पढ़ा हुआ है। वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टर एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, तो ये बेसिकली पोटेंशियल डिवाइडर है। और ये जो ये वाला टर्मिनल है, ये उसका वो स्लाइडिंग टर्मिनल है जिसकी मदद से अगर हम इसको आगे पीछे मूव करेंगे तो वोल्टेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं टू दिस प्लेट वो चेंज होगी। ठीक है, तो ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट यूज़ है, वो आगे हम इसमें समझेंगे अभी। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि दरमियान में हम इसके एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं यहाँ पे पैरेलल में, ताकि हमें जो वोल्टेज यहाँ से प्रोवाइड करें वो हमें पता लगती है। ठीक है, और इसी तरह दरमियान में एक एम मीटर या गैल्वेनोमीटर भी लगा देंगे ताकि जो करंट फ्लो करे उसका भी हमें पता लगता रहे। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई लाइट फॉल करनी है सुटेबल फ्रीक्वेंसी की ऑन दिस एमिटर प्लेट। ठीक है, इसके ऊपर जब फॉल करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स के जो फोटॉन्स हैं वो एब्जॉर्ब होंगे बाय द इलेक्ट्रॉन और वो एमिट होंगे फ्रॉम दिस मेटल सरफेस। ठीक है, तो लेट सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट हो जाता है, तो जब ये एमिट होगा तो ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, वो अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट, टुवर्ड्स द प्लेट। तो जैसे ही वो इसमें आएगा तो जाहिर बात है वो सर्किट में करंट फ्लो करेगा वो चार्ज की वजह से, और वो ये जो एम मीटर है ये हमें बताएगा कि सर्किट में कोई करंट है, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, अच्छा, तो इस इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ है इन डार्क नो इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड, अगर मैं फौरन ही इसको बंद कर दूं, लाइट ऑफ कर दूं जो इसके ऊपर फॉल कर रही थी, तो फौरन ही एमीटर की रीडिंग जीरो पे आ जाएगी। दोबारा लाइट ऑन करेंगे, दोबारा इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाएंगे, एक एक फोटोन आएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा और
एमीटर जो है वो रीडिंग शो करेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक ही वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, और वो क्या है, वो है लाइट। ठीक है, अगर लाइट ना हो तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इसलिए इसको हम कहते हैं ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। यानी फोटो लाइट को कहते हैं, और इलेक्ट्रिक यानी मतलब करंट। तो इसका मतलब है ये वो करंट है जो लाइट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। ओके, अब हम आते हैं इसके फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप की तरफ। यानी हम पहला एक्सपेरिमेंट हमने ये करना है, वो है कि हमने ये फाइंड करना है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं इस इफेक्ट में, उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है। ठीक है, तो उससे हमें ये पता लगेगा ना कि मैक्सिमम एनर्जी फोटोन की कितनी होती है, क्योंकि उसी के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, देखें इस डायग्राम में, इधर देखें, इस बैटरी के अंदर हम एक चेंज करेंगे, इसको ख़त्म करके इसकी जगह एक और बैटरी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दी। देखें, ये पहले इस साइड पे प्लस था, ठीक है, इस साइड माइनस है, अब मैं चेंज करूंगा तो इस साइड प्लस आ जाएगा, देखें। ठीक है, तो ये करने से क्या होगा कि अब आपने दोबारा वही फोटॉन्स इसकी तरफ फॉल करने, अगेन इलेक्ट्रॉन्स इसमें से एमिट होंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, टुवर्ड्स द कलेक्टर प्लेट। ठीक है, वो बहुत स्पीड से जब निकलेंगे तो कलेक्टर की तरफ चले जाएंगे। तो जैसे ही कलेक्टर की तरफ जाएंगे तो अब कलेक्टर पे देखें माइनस चार्ज है। ठीक है, क्योंकि ये माइनस के साथ कनेक्टेड है ना। तो जब उन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए ये अब उन्हें रिपेल करेगा। ठीक है, अब उनको रिपेल करेगा, तो लिहाजा अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो पहुंच जाएंगे, जिनकी एनर्जी कम होगी वो नहीं पहुंच पाएंगे, वो वापस एमिटर की तरफ ही चले जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो वोल्टेज है इसको बढ़ाते जाना है। आप वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे तो मज़ीद कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचना शुरू होंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो रिपल्जन है इस प्लेट की वो और बढ़ती जाएगी, और बहुत कम इलेक्ट्रॉन पहुँचना शुरू होंगे। तो आप इस वोल्टेज को बढ़ाएं बढ़ाएं बढ़ाएं, इतना बढ़ाएं कि आखिर में सिर्फ एक आखिरी इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पहुँच पाएगा। और उसके बाद जैसे ही फर्दर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपके पास बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएगा करंट, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँचेगा। तो बिल्कुल आपका जो वोल्टेज बढ़ाने से पहले जो आखिरी दफ़ा एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, इसका मतलब है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, समझ आ रही है कि जब आप स्टॉपिंग, इसको इसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि जो आप इतना पोटेंशियल बढ़ा दें यहाँ से कि शुरू में तो होगा ना कि मसलन 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, फिर 9 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, फिर 8 7 6 5 4 3 2, और आखिर में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा उस स्टॉपिंग पोटेंशियल पे एक भी इलेक्ट्रॉन फिर नहीं पहुंच पाएगा। तो वो जो आखिरी पहुंचा होगा इसका मतलब है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था। तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे लिए इम्पोर्टेंस का है कि इससे हम अब इस वोल्टेज जो आपने प्रोवाइड की इससे हम वो एनर्जी फाइंड कर सकते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी के था। वो आगे देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे क्या लिखा हुआ है कि नाउ कलेक्टर इज नेगेटिव। ठीक है, कलेक्टर वाली जो प्लेट है वो नेगेटिव हो चुकी है। ठीक है, नाउ फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड बाय द कलेक्टर एंड हेंस करंट डिक्रीजेस। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे, मैंने कहा ना 10 में से कम होते जाएंगे, 9 8 7, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जी वाले पहुंचेंगे, जो बेचारे कम एनर्जी वाले हैं वो भाग नहीं पाएंगे, वो नहीं पहुंच पाएंगे। If the potential is made more and more negative, then at certain value called stopping potential V नॉट, ठीक है, उस पोटेंशियल जिस पे बिल्कुल ही कोई इलेक्ट्रॉन भी ना पहुंच पाए उसे कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट, एंड द करंट बिकम जीरो। ठीक है, वो हमें कैसे पता लगेगा जीरो करंट हुआ है, एम मीटर की मदद से। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कॉरेस्पॉन्ड टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब हमें इस स्टॉपिंग पोटेंशियल का, तो क्योंकि हमें पता है हमने खुद प्रोवाइड किया, यहाँ वोल्ट मीटर से हम देख रहे हैं, तो हम इस वोल्टेज की मदद से देख सकते हैं कि वो एनर्जी कितनी थी जो सबसे ज़्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन आखिर में पहुंचा था। ओके, सो स्टूडेंट्स, तो जो रिलेशन अगर हम देखें कि क्या रिलेशन है बिटवीन द जो अप्लाइड वोल्टेज जो हमने यहाँ से इससे प्रोवाइड की है, और जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितनी है। ठीक है, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई वी। ठीक है, ये रिलेशन है जो आप चैप्टर 11 में पढ़ चुके हैं। तो इसमें Q चार्ज है, V वोल्टेज है, तो इससे हमें एनर्जी का फार्मूला मिलता है। ठीक है, तो Q की जगह यहाँ पे वी विल पुट -E, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। V की जगह हम पुट करेंगे -V नॉट, यानी कि
स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन के साथ तो माइनस इसलिए क्योंकि उसमें नेगेटिव चार्ज है, और पोटेंशियल हमने नेगेटिव क्यों प्रोवाइड किया है, बिकॉज हमने जो बैटरी थी उसको ऑपोजिट कर दिया था, ठीक है। शुरू में जब, यानी ये आपने याद रखना ना कि शुरू में जब आपको याद है माइनस इस साइड पे था, प्लस इस साइड पे, तो वो पॉजिटिव वोल्टेज थी। लेकिन जब हमने इसको रिवर्स कर दिया, अब पॉजिटिव इस साइड है, नेगेटिव इस साइड, तो अब ये माइनस कंसिडर होगी इन कंपैरिजन के पहले जो वोल्टेज थी उसकी क्या डायरेक्शन थी। तो इसलिए जब आखिरी इलेक्ट्रॉन जब पहुंचता है यहाँ पर, ठीक है, तो उस टाइम जो वोल्टेज होती है उसको कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी -V0। ठीक है, तो माइनस इसलिए क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है, और उस वोल्टेज को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो आएगा EV0। सो ये आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। वो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो सबसे ज़्यादा एनर्जी का होता है वो हम इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसमें नेक्स्ट, वो है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। यानी अब हम देखते हैं कि अगर मैं इसी एक्सपेरिमेंट में मैं दो लाइट्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। एक लाइट, दोनों सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट्स हैं, मसलन दोनों रेड लाइट्स हैं, ठीक है, दोनों सेम। लेकिन एक मैं ब्राइट लाइट यूज़ करता हूँ हाई इंटेंसिटी की, और एक बहुत डिम लाइट यूज़ करता हूँ लो इंटेंसिटी की। तो हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट होगा, ठीक है। तो लेट सपोज मैं इसका इफेक्ट देखूंगा विद हेल्प ऑफ अ ग्राफ, यानी एक्सपेरिमेंट के बाद अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो पहले तो ग्राफ को देख लें, ग्राफ में होगा क्या। एक्स और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप देखें तो वोल्टेज है, ठीक है। तो वोल्टेज शुरू में ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब है, जब आपको याद है, जब बैटरी की डायरेक्शन शुरू में एक हमने एक साइड पे पॉजिटिव था, दूसरी साइड पे नेगेटिव, तो वो जब बाद में हमने चेंज कर दी थी तो वो तो माइनस है, लेकिन शुरू में वोल्टेज पॉजिटिव थी। तो हम एक साइड पे प्लस वी लेंगे, दूसरी साइड पे -V, यानी वोल्टेज को चेंज करने के बाद डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई थी। और वाई एक्सिस पे आप देख सकते हैं वो हम करंट मेजर करेंगे, ठीक है। तो अब देखें, हम दो लाइट्स यूज़ करते हैं। लेट सपोज मैं अगेन, यानी लाइट हम क्या यूज़ करेंगे, रेड यूज़ करेंगे। मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक होगी डिम लाइट और एक होगी ब्राइट लाइट, ठीक है। डिम लाइट जो है वो रिप्रेजेंट करती है हाई इंटेंसिटी को, और ब्राइट जो लाइट है, सॉरी उलट हो गया, जो डिम लाइट है वो लो इंटेंसिटी को ऑब्वियसली रिप्रेजेंट करेगा, और जो ब्राइट लाइट ऑब्वियसली वो हाई इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब मैं देखें, यहाँ मैंने दो लाइट्स यूज़ की हैं, एक हाई इंटेंसिटी की है, एक लो इंटेंसिटी की है। तो आपने याद रखना है, हमने सिर्फ इंटेंसिटी को चेंज किया है, हमने उसके अंदर और किसी चीज़ को चेंज नहीं किया। कलर दोनों का सेम है, ठीक है, यानी दोनों रेड लाइट्स हैं, एक ब्राइट है और एक जो है ना वो डिम लाइट है। तो लेट सपोज आइंस्टाइन ने पहले क्या किया, एक ब्राइट लाइट यूज़ की, ठीक है, बहुत ही ब्राइट लाइट। तो ब्राइट लाइट जब आप यूज़ करेंगे तो होगा क्या कि आपने ब्राइट लाइट यूज़ की, वो मेटल के ऊपर फॉल की, ठीक है। ये ज़रा जहन में रखना है साथ साथ। यानी आपने लेट सपोज ब्राइट लाइट जो थी रेड वाली वो यूज़ की, इस मेटल के ऊपर फॉल की। अब जैसे ही फॉल करेंगे तो फिलहाल हम अपनी पुरानी उस पर चलेंगे, यानी ये वाली वोल्टेज है, इस साइड प्लस है, इस साइड माइनस, ठीक है। तो मिसाल के तौर पर पहले वोल्टेज 5 थी, तो अब आप उसे कम करते जाएं, 5 4 3 2 1 0, ठीक है। तो जब आप वोल्टेज कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, तो जाहिर बात है यहाँ से जो अट्रैक्शन है वो कम होती रहेगी, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं वो कम होते जाएंगे, ठीक है। तो जब वोल्टेज कम करने से करंट कम कम होगा, करंट कम होने से यानी जो और यानी सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, ठीक है। तो लेकिन ये यानी हमारा वैसे कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब हम ग्राफ को देखते हैं तो ऐसा नहीं होता। देखें, वोल्टेज को कम कर रहे हैं, 5 4 3 2 1 0, तो करंट को देखें कांस्टेंट है, ठीक है, यानी करंट कांस्टेंट है। अब करंट कांस्टेंट का क्या मतलब है, करंट किसे कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका मतलब ये है कि वोल्ट अगर यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी एनफ है, तो चाहे वोल्टेज कम भी हो तब भी उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं जब वोल्टेज हाई थी। यानी इलेक्ट्रॉन्स के निकलने का ताल्लुक, इसका मतलब ये है कि उस लाइट के साथ है, इस अप्लाइड वोल्टेज के साथ नहीं है जब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, ठीक है। तो अगेन करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम है। मतलब ये है कि अगर 5 वोल्ट पे, लेट्स सपोज ये 5 वोल्ट पे
10 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे, तो 4 वोल्ट पे भी 10 हो रहे हैं, 3 वोल्ट पे भी 10 हो रहे हैं, 2 वोल्ट पे भी, और आखिर में 0 वोल्ट पर भी, यानी एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब आपने डायरेक्शन बैटरी की रिवर्स कर दी, ठीक है, ये माइनस अब शो करेगा, तो माइनस का अगेन मतलब देख लें क्या है, कि जब आप ये जो बैटरी थी, इसको आपको याद है अब हमने ऑपोजिट कर दी है, ठीक है, यानी पहले यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस था, और हम इसी वोल्टेज को कम कर रहे थे, 5 4 3 2 1, ठीक है। लेकिन अब हमने बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दी है, अब इधर प्लस हो चुका है, इधर माइनस है। अब जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे वो ऑलरेडी इस कलेक्टर से रिपेल होंगे, ठीक है। तो जब वो रिपेल होंगे, और अब आप, यानी अब आपने वोल्टेज नेगेटिव ऑपोजिट कर दी है। अब लेट सपोज पहले ज़ीरो है, ठीक है, अब आप वोल्टेज को नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते जाएंगे, फिर 1 वोल्ट करेंगे, फिर 2 वोल्ट करेंगे, फिर 3 वोल्ट करेंगे। तो जितनी नेगेटिव डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ती जाएगी, आपको पता है कि मसलन अगर पहले 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच रहे थे कलेक्टर प्लेट पे, तो जितनी वोल्टेज बढ़ती जाएगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उतने ही कम इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पहुंचेंगे, पहले 10 पहुंचे, फिर 9, फिर 8, फिर 7, 4, 3, 2, 1, और आखिर में बिल्कुल जो आखिरी इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा वो किस वोल्टेज पे पहुंचेगा, जब इस बैटरी की वोल्टेज क्या हो जाएगी, V0, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इसी चीज़ को ग्राफ में देखें। ग्राफ कहता है कि जब आप बैटरी की वोल्टेज की, सॉरी, डायरेक्शन ऑपोजिट करते हैं, तो करंट कम होने लगता है, ठीक है। कम होता है क्यों कम हो रहा है, देखें, वही बात है ना, हमने बैटरी की डायरेक्शन ऑपोजिट की है, तो इलेक्ट्रॉन रिपेल हो रहे हैं, यानी 1 वोल्ट पे 10 इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, तो 2 वोल्ट पे हो सकता है 8 पहुंचे, 3 वोल्ट पे 5 पहुंचेंगे, यानी क्या कहते हैं, 4 वोल्ट पे हो सकता है लेट सपोज 2 इलेक्ट्रॉन, और आखिर में जैसे ही 6 वोल्ट लेट सपोज हुआ, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा, तो वो जो 6 वोल्ट है वो इसका क्या बन गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी जब हमने यानी सेम रखी और वोल्टेज को हम ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, तो एक हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, ठीक है। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल एक तो आ गया। अब हम यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे लो इंटेंसिटी के साथ, ठीक है, यानी लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, लो है। तो अब लो इंटेंसिटी पर जब अब सेम एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे, तो जब हम इंटेंसिटी को कम करते हैं, तो हम देखते हैं कि करंट भी कम हो जाता है, ठीक है। ये देखें, ग्राफ नीचे बन रहा है ना, पहले हाई इंटेंसिटी पे ग्राफ ऊपर था और लो इंटेंसिटी पे ग्राफ नीचे है। तो ग्राफ क्यों नीचे है, देखें। अब हाई इंटेंसिटी का क्या मतलब है, कि मैं कहता हूँ कि एक लाइट है हाई इंटेंसिटी की, ठीक है। तो हाई इंटेंसिटी का मतलब है उसमें नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा है, मिसाल के तौर पे उसमें 10 फोटॉन्स हैं, ठीक है। और एक मैं कहता हूँ लो इंटेंसिटी है, तो लो इंटेंसिटी का मतलब है उसमें कम फोटॉन्स हैं, लेट्स सपोज 3 है। तो अब अगर 10 फोटोन हाई इंटेंसिटी में आते हैं, तो 10 के 10 10 इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेंगे, ठीक। यानी हाई इंटेंसिटी में 10 फोटोन आए, उन्होंने 10 इलेक्ट्रॉन्स को इमिट किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम, इसको करंट कहते हैं, ऐसे ही है ना। तो इसलिए हाई इंटेंसिटी पे करंट ज़्यादा था। लेकिन जब हमने लो इंटेंसिटी किया, तो लो इंटेंसिटी में कम फोटोन थे, कम इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, कम इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो लेस करंट होगा। इसीलिए जब हमने लो इंटेंसिटी की, तो ग्राफ की तरह बनेगा हाई इंटेंसिटी से कम पे बन रहा है, क्योंकि कम करंट एमिट हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा मेन मकसद है वो ये है कि जब हम ये तो वही है ना, 5 4 3 2 1 0, उस पे पॉजिटिव जो वोल्टेज थी, तो वोल्टेज कम करने से इंटेंसिटी पर कोई फर्क, सॉरी, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब हम बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, और फिर हम उसको नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ाते जाते हैं, यानी 0 1 2 3 4 5 6 तो हमने नोट किया कि वही काम हो रहा है, पहले अगर 10 इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे थे, तो जैसे जैसे वोल्टेज कम कर रहे हैं करंट कम होता जा रहा है, ठीक है, सॉरी, वोल्टेज बढ़ा रहे हैं इन द नेगेटिव डायरेक्शन, करंट कम हो रहा है, और आखिर में वो उधर ही स्टॉप होगा जहाँ पे हाई इंटेंसिटी का ग्राफ स्टॉप हो रहा था, ठीक है। यानी दोनों की स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का भी हमने फार्मूला देखा था, वो था E V0, ठीक है। तो ई तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो तो सेम ही है, तो अगर V0 भी दोनों का सेम है, हाई इंटेंसिटी का और लो इंटेंसिटी का, इसका मतलब है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क
नहीं पड़ रहा, चाहे आप हाई इंटेंसिटी की लाइट यूज़ करें चाहे आप लो इंटेंसिटी की लाइट यूज़ करें। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आगे मैं आखिर में एक्सप्लेन भी करूँगा। यानी जो क्लासिकल फिजिक्स थी वो उसके मुताबिक ये लॉ बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा था, या इसका रिजल्ट बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा था। तो इसको पढ़ भी लेंगे, फॉर हाई इंटेंसिटी करंट इंक्रीजेस। ठीक है, हाई इंटेंसिटी पर लो से अगर आप हाई पे देखेंगे तो करंट तो बढ़ जाता है। ये देखें ना, करंट बढ़ रहा है क्योंकि मैंने कहा ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, करंट बढ़ जाता है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम। लेकिन दोनों का, हाई और लो का ग्राफ स्टॉप एक ही जगह पे हो रहा है, वो क्या है, वो है वी नॉट। सो द इसका क्या मतलब हुआ, अगर वी नॉट सेम है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो रिमेन द सेम। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ द आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। ओके, सो नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेकंड, बल्कि इसी एक्सपेरिमेंट का एक और हिस्सा है, वो है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यानी अब हम एक ही इंटेंसिटी की लाइट यूज़ करेंगे, मसलन हम रेड लाइट यूज़ करेंगे। ठीक है, नहीं सॉरी, रेड लाइट नहीं यूज़ करेंगे, सॉरी, अब हम एक ही ब्राइटनेस की लाइट यूज़ करेंगे। ठीक है, ब्राइटनेस सेम होगी, यानी जिस तरह पहले हम कह रहे थे ना, एक डिम है और एक ब्राइट है, अब ऐसा नहीं। अब हम लेट्स सपोज तीन लाइट्स यूज़ करेंगे, ब्राइटनेस सेम होगी लेकिन तीनों का कलर डिफरेंट होगा। ठीक है, यानी मैं कहता हूँ मैं एक रेड लाइट यूज़ करता हूँ। ठीक है, दूसरी मैं यूज़ करता हूँ, चलें ग्रीन लाइट कर लें, और तीसरा हम यूज़ करते हैं ब्लू लाइट। ठीक है, अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कि इनमें से फ्रीक्वेंसी किसकी हाई है। ठीक है, तो ये मैंने जिस ऑर्डर में लिखे हैं इसी के हिसाब से आप देखेंगे, तो सबसे जो कम फ्रीक्वेंसी है रेड की है, फिर ग्रीन की है, फिर ब्लू की है। ठीक है, सबसे हाई फ्रीक्वेंसी ब्लू है, यानी नंबर वन पे ये है। लो फ्रीक्वेंसी फिर सेकंड हाईएस्ट ग्रीन की है, और थर्ड हाईएस्ट किसकी है, वो ब्लू की है। क्लियर है? तो अब मैं अगर उसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था उसमें हम तीन लाइट्स यूज़ करेंगे। यानी मैंने इस कैथोड की तरफ पहले रेड लाइट फॉल करनी है, उसके बाद मैं ग्रीन करूँगा। ठीक है, लेट सपोज, और तीसरे नंबर पे मैं इस पे ब्लू लाइट को फॉल करूँगा। तो तीनों बार हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल को नोट करना है कि कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है। ठीक है, तो लेट सपोज हमने पहले रेड किया, और रेड के लिए वही वाला काम हमने करना है, यानी कि पहले हमने बैटरी की डायरेक्शन ऑपोजिट वाली रखनी थी। ठीक है, और उसमें कम करते जाना है, 5 4 3 2 1 और 0। ठीक है, तो और उसके बाद फिर बैटरी की डायरेक्शन जो जिस तरह अभी बनी हुई है इस तरह हो जाएगी, और उसके बाद नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी अब नेगेटिव वोल्टेज तो हो गई है लेकिन इसको हम बढ़ाते जाएंगे, मसलन 0 1 2 3 4 5 एंड सो। ठीक है, तो काम हमने वही वाला करना है। तो अब अगर आप ये करेंगे तो क्या देखेंगे, देखें आप लिखा हुआ है सेम इंटेंसिटी, यानी तीन लाइट्स हैं बट सेम इंटेंसिटी। अब यहाँ पे एक ही कलर नजर आ रहा है लेकिन है ये तीन। ठीक है, एक ब्लू है, एक ही जगह पे तीन है इसलिए हमने एक ही बनाया हुआ है, एक रेड है और तीसरा क्या है, वो ग्रीन है। तो अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि तीनों कलर्स पर जब आप पॉजिटिव डायरेक्शन वाली बैटरी की वोल्टेज को 5 4 3 2 1 0 तक लाते हैं, तो आप देखते हैं कि तीनों ग्राफ सेम जगह पे हैं, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ब्राइटनेस सेम हो, ठीक है, और तीनों की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो, तो शुरू में करंट सेम ही रहेगा। ठीक है, शुरू में करंट सेम रहेगा, लेकिन अब मैं अगर बैटरी की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देता हूँ, तो फिर हम तीनों के लिए बारी बारी देखते हैं कि क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले लेट सपोज मैं देखता हूँ रेड का। ठीक है, तो रेड के लिए जब आप बैटरी की वोल्टेज को चेंज करेंगे इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और 0 1 2 3 4 5 करेंगे, तो अगेन वही काम होगा, करंट कम होता जाएगा। ठीक है, मसलन पहले 10 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, फिर 9 8 7 4 5 4 3 2 1। ठीक है, तो यहाँ पर रेड लाइट का स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ बन रहा है। क्लियर है? फिर हमने ग्रीन के लिए अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, इंटेंसिटी अगेन याद रखना है सेम है। ठीक है, इंटेंसिटी सेम का मतलब क्या है, सारों में एक जितने फोटॉन्स हैं। ग्रीन के लिए भी अगर आप देखेंगे तो सेम, करंट कम होगा लेकिन अब वो काफ़ी दूर जाके कम होगा। मसलन अगर रेड वाला 0 1 2 3 4 5 पे आके स्टॉप हुआ था, यानी 5 वोल्ट पे इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो ग्रीन वाला हो सकता है 10 वोल्ट पे जाके स्टॉप हुआ है। ठीक है,
अच्छा, लेकिन जब ब्लू, क्यों, जिसकी सबसे ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी थी, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल हम बढ़ाते गए, 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हो सकता है 15 वोल्ट पे जाके। अगेन ये मैं वैसे अंदाजन बता रहा हूँ, ठीक है, ये नो आप समझें एग्जैक्टली यही है। मतलब ये है कि रेड की वो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे कम था, फिर सेकंड पे ग्रीन का है और थर्ड पे ब्लू का है। तो इसकी वजह क्या है? वजह वही है कि रेड की फ्रीक्वेंसी मैंने कहा था सबसे कम है, ब्लू ग्रीन की सेकंड नंबर पे है और ब्लू की थर्ड पे। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी हाईएस्ट है, और सबसे लो फ्रीक्वेंसी वाले का स्टॉपिंग पोटेंशियल भी लोवेस्ट है। ठीक है। तो ये हमें एक और बात इससे पता लगी कि इट शोज ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ग्रेटर इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ग्रेटर होगा। और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्रेटर है, तो वही जो हमने फार्मूला भी पढ़ा था, ई वी नॉट वाला, तो जिसका वी नॉट ग्रेटर होगा उसका मतलब है उसकी उससे उतनी ज़्यादा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है अगर हम ब्लू लाइट यूज़ करेंगे, तो यानी हाई फ्रीक्वेंसी, तो ज़्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इस बात को भी जरा समझ लेते हैं कि अगर मैं ब्लू लाइट यूज़ कर रहा हूँ, इंटेंसिटी सेम है, मैं समझता हूँ कि चलें, रेड ब्लू है उसमें भी 3 फोटोन है, और जो रेड है, चलें मैं इन दो को कंपेयर करता हूँ, रेड में भी 3 फोटोन है, ब्राइटनेस तो सेम है ना। अब जब ब्लू वाला आगे आएगा, ब्लू वाले के आगे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मिसाल के तौर पे चलें, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जब एमिट होंगे, 3 फोटोन ब्लू के 3 ही इलेक्ट्रॉन एमिट करेंगे, तो ये जो तीनों एमिट हो जाएंगे, लेकिन इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि हमने कहा ना स्टॉपिंग पोटेंशियल ब्लू लाइट का ज़्यादा है, इसका मतलब है उनकी एनर्जीज भी ज़्यादा होंगी। अब रेड के सामने जिसकी इंटेंसिटी सेम है, मतलब उसमें भी उतने ही फोटॉन है, 3 ही फोटॉन है, तो 3 फोटॉन अब भी 3 इलेक्ट्रॉन ही इमिट करेंगे, ठीक है। एक मिनट, 3 फोटॉन अब भी 3 ही इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे, लेकिन इन 3 इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, वो लेस होगी, ठीक है। जबकि वो जो ब्लू लाइट 3 ही फोटोन एमिट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन सॉरी, लेकिन उनकी एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि ब्लू की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तो ज़्यादा बड़े बड़े एनर्जी के फोटोन आ रहे हैं। रेड लाइट छोटे छोटे एनर्जी के फोटॉन्स हैं, तो वो थोड़ी लेस एनर्जी के फोटॉन्स को एमिट, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे, लेकिन करंट देखें सेम रहता है। क्यों सेम रहता है? मैंने कहा जब ब्राइटनेस सेम है, तो जितने ब्लू में फोटॉन 3 आ रहे हैं, रेड में भी 3 आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, लेकिन यूं समझें कि ब्लू ने जो 3 इलेक्ट्रॉन एमिट किए हैं, वो सारे ना, मतलब यूं समझें रेसलर टाइप के हैं ना, बड़े हैवी, भारी भरकम है। जबकि रेड लाइट ने जो किए हैं वो बिल्कुल चूंटियों जितने छोटे छोटे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे लाइट की, उतनी ज़्यादा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी के इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। ओके, नाउ अब हम देखते हैं सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट। सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट जो है, वो यानी जो हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखा है उससे रिलेटेड ही है थोड़ा सा। यानी वो ये है कि ग्राफ हम बनाएंगे बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यानी क्या फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से? तो वैसे तो हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं कि हमने देखा था कि जितनी ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज़्यादा होता है। यहाँ पे F3 सबसे ग्रेटर थी, ठीक है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ग्रेटर थी, वो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा था, और हमने कहा था कि जब स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्रेटर होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ही ग्रेटर होती है, ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पे एक और, तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑन एक्स एक्सिस और काइनेटिक एनर्जी ऑन वाई एक्सिस, तो उसका बिल्कुल सिंपल से एक रिलेशन बनता है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें, बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी, उतनी ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, ठीक है। यानी ग्राफ अगर यहाँ से स्टार्ट करें, तो फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ती जा रही है एक्स एक्सिस पे, तो आप देखते जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ी, ठीक है। तो वजह वही है
कि मतलब अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, लार्ज फ्रीक्वेंसी है, तो उसका मतलब है कि उसके अंदर जो फोटॉन्स होते हैं वो ज़्यादा एनर्जी के होते हैं, बड़े फोटॉन होते हैं, ठीक है। बड़े से मुराद ज़्यादा एनर्जी के फोटॉन। तो ज़्यादा एनर्जी का फोटॉन जब किसी इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, मेटल से उसको निकालता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एमिट होते हैं। लेकिन जब स्मॉल फ्रीक्वेंसी होती है, यानी अगर आप कम फ्रीक्वेंसी पे देखें तो कम काइनेटिक एनर्जी है। क्यों? स्मॉल फ्रीक्वेंसी पर जो फोटॉन होते हैं वो बहुत छोटे छोटे कम एनर्जी के होते हैं। कम एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं वो भी बहुत स्लो स्लो जो है ना एमिट होते हैं, मतलब कम एनर्जी के एमिट होते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन तो अब यहाँ पे हम कहते हैं कि इस ग्राफ से हमें एक और बात पता लगती है, वो ये है कि अगर आप इस ग्राफ में इस पॉइंट पे देखें, तो इस ग्राफ पे ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी से कम पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता। इस फ्रीक्वेंसी को कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ नॉट, ठीक है। मतलब ये है, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ठीक है। इससे कम पर कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता। अब क्लासिकल फिजिक्स का क्या ख्याल था? क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि अगर फ्रीक्वेंसी बेशक लो हो लाइट की, लेकिन अगर आप उसकी इंटेंसिटी हाई कर देंगे तो तब भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने चाहिए। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें बताया कि एक ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट हो तो ही कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। अगर उस फ्रीक्वेंसी से कम हो जाए अप्लाइड लाइट की फ्रीक्वेंसी, तो नो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड, ठीक है। तो ये इस ग्राफ से पता लगता है। ये जो बाकी डॉटेड लाइन ये है, ये हम आगे जाके अभी देखेंगे इसमें। अच्छा, तो अब यहाँ पे हम अगर फाइनलाइज करें अपने अभी तक के पढ़े हुए कॉन्सेप्ट को, कंपेयर करेंगे हम क्लासिकल फिजिक्स के साथ, ठीक है। फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स एंड सक्सेस ऑफ फोटॉन कॉन्सेप्ट, ठीक है। यानी जो फोटॉन का कॉन्सेप्ट है जो बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, ये इसी थ्योरी में आइंस्टाइन ने दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। इससे पहले लाइट का फोटॉन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था। तो पहला फेलियर जो था क्लासिकल फिजिक्स का, और फिर वो उसमें सक्सेस थी मॉडर्न फिजिक्स के, यानी फोटॉन कॉन्सेप्ट की, वो क्या थी? पहला ये था कि ब्राइट लाइट इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बट डज नॉट इंक्रीज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यानी हम कहते हैं कि अगर आप ब्राइट लाइट यूज़ करेंगे, तो ब्राइट लाइट का मैंने आपको कहा था कि मतलब होता है ज़्यादा फोटॉन्स, ठीक है। ब्राइट लाइट में मसलन 10 फोटॉन्स है, तो ज़्यादा फोटॉन्स होंगे तो वो अपने सामने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेंगे, ठीक है। यानी हर फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ही को एमिट करेगा। तो अगर 10 फोटोन आ रहे हैं तो वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेंगे, क्लियर है। लेकिन उनकी जो एनर्जी है डज नॉट इंक्रीज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ज़्यादा ब्राइट लाइट में ज़्यादा फोटोन होंगे, वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इमिट करेंगे, लिहाजा करंट इंक्रीज होगा, बट इट विल नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये क्लासिकल फिजिक्स का ये वैसे मैं आपको जो अभी ये बात बताई है, ये कहाँ से हमें पता लगी है? ये अगेन ये वाले ग्राफ से पता लगी थी, सॉरी, ठीक है। इस वाले ग्राफ से हमें ये बात पता लगी थी कि देखें, हाई इंटेंसिटी हो तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था, लो इंटेंसिटी थी तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हो तो अगेन काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? ई वी नॉट। तो जब वी नॉट और ई दोनों मल्टीप्लाई होंगे, आंसर सेम आएगा। तो ये तो मॉडर्न फिजिक्स हमें बता रही है ना। क्लासिकल फिजिक्स क्या कहती थी? क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि वी बट क्लासिकली वी कंसिडर लाइट एज अ वेव। क्लासिकल फिजिक्स में लाइट को एज अ वेव कंसिडर किया जाता था। सो इट सेज इंक्रीजिंग इंटेंसिटी मींस मोर एनर्जी एंड मोर काइनेटिक एनर्जी विल बी इमिटेड। तो क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि ये तो लाइट एक वेव है, फोटॉन नहीं है, बल्कि लाइट क्या है? वेव है। तो वेव की अगर इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अगर आप लाइट के कॉन्सेप्ट को माने तो ये लो इंटेंसिटी की लाइट है, ठीक है, और ये हाई इंटेंसिटी की लाइट है। तो अगर लो इंटेंसिटी एक इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी तो वो कम एनर्जी से एमिट होना चाहिए, हाई इंटेंसिटी एक इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी
तो वो ज़्यादा एनर्जी से एमिट होना चाहिए। यानी ये क्लासिकल फिजिक्स का ख्याल था, लेकिन असल में हमने कहा ऐसा नहीं होता। चाहे लाइट की इंटेंसिटी लो हो चाहे हाई हो, उसका काइनेटिक एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे फर्क पड़ता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहती है। ठीक है, तो इसमें मेन गलती क्या थी क्लासिकल फिजिक्स की, कि वो लाइट को एज अ वेव कंसिडर कर रहे थे, जबकि असल में लाइट जब किसी पार्टिकल से इंटरेक्ट करती है तो वो एज अ फोटोन जो है ना वो बिहेव करती है। फोटोन यानी फोटोन बेसिकली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एग्जिबिट कर रहा है। ठीक है। ओके, सेकंड क्या है, नो मैटर व्हाट इंटेंसिटी ऑफ लाइट वी यूज, इफ फॉर अ मेटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज बिलो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इफ नॉट नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। अब क्लासिकल फिजिक्स ने अभी ये जो सेकंड वाला हमने एक्सपेरिमेंट देखा था, इससे हमने देखा था कि एक खास फ्रीक्वेंसी है, उससे कम फ्रीक्वेंसी हो तो एक भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होता, चाहे आप जितनी मर्जी ब्राइट लाइट यूज करें। ठीक है। यानी अगर मैं रेड लाइट यूज कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे किसी मेटल के लिए, तो अगर रेड लाइट पे कोई इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होना, तो रेड लाइट की मैं जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं, एक भी इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। और अगर होना होगा तो चाहे जितनी मर्जी डिम लाइट यूज करेंगे तब भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। इंटेंसिटी से कोई ताल्लुक नहीं है काइनेटिक एनर्जी का। इंटेंसिटी से ताल्लुक किस चीज़ का है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक किस चीज़ से है, वो है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो ये बात तो मॉडर्न फिजिक्स कहती है। ठीक है। और वो क्यों कहती है वो भी मैं एक मिनट एक्सप्लेन कर देता हूँ अगेन, कि हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है ज़्यादा बड़ी एनर्जी। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी का फोटोन। आपको पता पता है ना, E इज इक्वल टू एच एफ, जितनी ज़्यादा एनर्जी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी। तो ज़्यादा बड़ी एनर्जी का फोटोन जब छोटे से इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो वो ज़्यादा एनर्जी से, काइनेटिक एनर्जी से बाहर आता है मेटल से। और जब बहुत ही कम एनर्जी कम फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत ही छोटी एनर्जी का फोटोन जब एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है तो वो बिल्कुल ही स्लो स्लो एमिट होता है। ठीक है। तो ये तो मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, क्लासिकल फिजिक्स ऐसा नहीं समझती थी। बट क्लासिकली हाउ एवर लोअर फ्रीक्वेंसी में भी, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स कहती है जितनी मर्जी कम फ्रीक्वेंसी हो, इफ़ वी यूज ब्राइट लाइट, अगर हम ब्राइट लाइट यूज करेंगे, इट कैन इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो वो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका क्या ख्याल था कि वो कहते थे फ्रीक्वेंसी बेशक कम हो, आप ब्राइटनेस बढ़ा दें तो वेव ज़्यादा एनर्जी की बन जाएगी और ज़्यादा एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे, चाहे मर्जी जितनी कम फ्रीक्वेंसी हो। लेकिन असल में ऐसा होता भी नहीं है, प्रैक्टिकली भी नहीं होता। और अगेन कॉन्सेप्चुअली भी अब हमें समझ आ चुकी है। तो ये सेकंड फेलियर था क्लासिकल फिजिक्स का। थर्ड क्या है कि व्हेन मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इंस्टेंटेनियसली। तीसरा ये है कि मॉडर्न फिजिक्स कहती है कि जैसे ही अगर सुटेबल फ्रीक्वेंसी है, यानी जिस पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना है, तो जैसे ही लाइट फॉल करेगी विद इन यानी नैनो सेकेंड्स, 10⁻⁻⁹ के अंदर अंदर जो है ना इलेक्ट्रॉन्स एमिट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। यानी मसलन एक वो जो हमने देखा था ना शुरू में, इस तरह ग्लास प्लेट थी, एक कलेक्टर था, एक इमिटर था। ठीक है। तो जैसे ही मसलन ये आपने उसके ऊपर लाइट फॉल की, लाइट फॉल करेंगे तो 10⁻⁻⁷ के अंदर, 9 सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन एमिट होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स कहती थी कि नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कहते थे इलेक्ट्रॉन्स वुड रिक्वायर सम टाइम टू एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड गेट रिजेक्टेड इजेक्टेड, सॉरी। ठीक है। मतलब ये कि क्लासिकल फिजिक्स समझती थी लाइट वेव है, तो वो समझते थे कि जब थोड़ी देर लगेगी इलेक्ट्रॉन्स को पहले हीट अप होने में, हीट से वो बाहर निकलेंगे, तो वो कहते थे ये ज़रा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन्स फौरन ही मेटल से बाहर नहीं निकलते, बल्कि उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। क्लासिकल फिजिक्स ने कहा नहीं भाई, सीधी सी बात है कि जिस तरह एक अगर यूँ समझे एक हाथी जितना फोटोन है, वो अगर आएगा एक इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा और 10⁻⁻⁷ के अंदर, 9 सेकंड के अंदर उसे बाहर निकाल देगा। उसको कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है कि उसको हीट करेगा। और अगर वो फोटोन की एनर्जी कम है, ठीक है, यूँ समझिए एक मच्छर है और उसके सामने आपने एक पहाड़ खड़ा किया हुआ इलेक्ट्रॉन के जितना, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत भारी है उस फोटोन के मुकाबले में, तो चाहे जितनी मर्जी टक्करें मारता रहे, अब मच्छर आपको टक्कर मारता रहे तो आपको कुछ होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो इसी तरह लो एनर्जी का फोटोन अगर इलेक्ट्रॉन को हिट करता रहे,
जितनी मर्जी उसकी इंटेंसिटी हो, कोई उसको इमिट नहीं करेगा, पूरा दिन भी लगा रहे। और अगर करना है तो वो विद इन 10⁻⁹ कर देगा, उसको कोई टाइम की ज़रूरत नहीं है। तो दिस वाज द थर्ड फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, बट द सक्सेस ऑफ द फोटोन कॉन्सेप्ट ऑफ द लाइट। ओके, तो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज फोटोन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी अब हम देखेंगे आइंस्टाइन ने इस ओवरऑल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन किया। ऑलरेडी हम उसके कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आइंस्टाइन की एक्सप्लेनेशन इसकी क्या थी कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों अगर होता है। तो बेसिकली आइंस्टाइन से पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था फोटोन के बारे में, वो था मैक्स प्लैंक का। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने क्या कहा था? मैक्स प्लैंक ने कहा था कि एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और emitted इन क्वांटाइज्ड फॉर्म, एंड ईच स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटम। ठीक है, यानी आइंस्टाइन मैक्स प्लैंक ने कहा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जिस तरह ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में एनर्जी इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है, तो वो डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी में होती है। और उस एक पैकेट ऑफ एनर्जी को मैक्स प्लैंक ने नाम दिया था फोटॉन का। ठीक है, यानी वो कहता था कि एक इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में अगर आता है, तो वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी इमिट करता है। उस पैकेट ऑफ एनर्जी की एनर्जी हमें कितनी होती है? वो होती है E/hf, यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है वो एनर्जी। तो प्लैंक ने ये बात सिर्फ एनर्जी के बारे में कही थी, और आइंस्टाइन ने इसी बात को आगे बढ़ाया। आइंस्टाइन ने कहा कि सिर्फ एनर्जी ही जो है क्वांटाइज नहीं है, बल्कि लाइट जो है वो खुद भी क्वांटाइज्ड है। लाइट भी छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी से बनी होती है। उसको उसने नाम दिया फोटॉन का। यानी बात समझ आई? मैक्स प्लैंक ने कहा था एनर्जी क्वांटाइज्ड है, एनर्जी के सबसे छोटे पैकेट को कहते हैं क्वांटम। आइंस्टाइन ने कहा एनर्जी भी क्वांटाइज्ड है, लेकिन लाइट भी क्वांटाइज्ड है, यानी कि वो छोटे छोटे पैकेट्स से बनी हुई है। और उसका जो सबसे छोटा पैकेट होता है एनर्जी का, उसको उसने नाम दे दिया आइंस्टाइन ने फोटॉन का। ठीक है, तो फोटॉन का जो वर्ड है, इट केम फ्रॉम आइंस्टाइन। तो हम कहते हैं द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज गिवन बाय E/hf। तो आइंस्टाइन ने कहा कि अगर एनर्जी का फार्मूला है जो कि मैक्स प्लैंक ने दिया था E/hf, तो फिर लाइट का या फोटोन का जो एनर्जी का फार्मूला है वो भी यही होना चाहिए। इट मस्ट बी द सेम फार्मूला। सो हम एनर्जी के लिए भी यही वाला फार्मूला यूज करते हैं, और हम फोटॉन्स के लिए भी यही फार्मूला यूज किया करेंगे। ठीक है, तो ये आइंस्टाइन ने हमें एक्सप्लेन किया। अच्छा, अब अगर आपको याद है, हमने ये वाला जो ग्राफ देखा था सेकंड फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में, तो हमने कहा था कि यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी एक होती है जिसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इससे कम पर कोई इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जीरो आ रही है। तो अगर हम इसी लाइन को डॉटेड बैक साइड पे लेकर जाएं, इसको अ, यानी बैक साइड पे लेकर जाएं और वाई एक्सिस पे टच करेंगे, तो ये इस पॉइंट पे आके टच होगा। ठीक है, एक्स्ट्रापुलेट किया इसको। तो ये जो एक्स्ट्रापुलेट करने के बाद जिस पॉइंट पे टच होगा, इसको कहते हैं वर्क फंक्शन फाई। वर्क फंक्शन का क्या मतलब है? वर्क फंक्शन की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, लिखी हुई है कि द मिनिमम energy required to remove an electron from metal surface is called work function। ठीक है, वो कम से कम एनर्जी, देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एनर्जी है वो पहले चाहिए इलेक्ट्रॉन को अपने एटम से निकलने के लिए। ठीक है, देखें ना, वो तो बाउंड हुआ होता है, मसलन ये एटम है, तो एटम में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ने इसको पकड़ के रखा हुआ है, इसको अट्रैक्ट किया हुआ है। तो अगर एक फोटोन आएगा इसकी तरफ, तो पहले तो उस फोटोन को इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। यूं समझे ये एक जाल में फंसा हुआ है, तो इसको जाल से निकालने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी क्या कहलाती है? वर्क फंक्शन। तो जब वो निकल आएगा, अब बाकी रिमेनिंग एनर्जी इसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। सही। मिसाल के तौर पे 10 जूल का फोटोन आ रहा है, तो हो सकता है कि 2 जूल तो इसको यहाँ से निकालने के लिए इस्तेमाल हो ना, पहले ये निकलेगा यहाँ से तो भागेगा ना। तो 2 जूल निकालने के लिए यूज होगी, तो बाकी 8 जूल इसकी क्या बन जाएगी? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो ये जो 2 जूल इसको मेटल से, एटम से निकलने के लिए चाहिए, इसको कहेंगे वर्क फंक्शन। क्लियर?
तो लिहाजा अब आइंस्टाइन ने क्या कहा कि अगर हम देखें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होगी वो इंसिडेंट फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होगी। यानी वही अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि भाई 10 जूल आ रहे हैं, 10 में से 2 इसको निकालने के लिए यूज हो रहे हैं, 8 जूल उसकी रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो इसका मतलब है कि देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी जो 8 जूल है वो किसकी इक्वल हुआ, 10 - 2 के। यानी इंसिडेंट फोटोन एनर्जी जो फोटोन आ रहा था उसकी एनर्जी माइनस द वर्क फंक्शन, यानी जो उसको एनर्जी निकालने के लिए, तो 10 - 2 = 8 हुआ। तो यही बात यहाँ लिखी हुई है कि 8 होगा इज इक्वल टू 10। यानी ये वैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि 10 ही होता है, 10 - 2। क्लियर। तो यानी इस कॉन्सेप्ट की बेस पे उसने हमें कहा। तो अगर आप वैल्यूज पुट करें, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv², फोटोन की एनर्जी को हम कहते हैं E = hf। वही आइंस्टाइन ने प्लैंक की बात को कॉपी किया, E = hf। और वर्क फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाइ से। ठीक है। v की जगह देखें v max² लिखा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो इसको इक्वेशन 1 कह दें। इस इक्वेशन में अगर हम, अच्छा ये फार्मूला जो है ना ये आपने याद रखना है, न्यूमेरिकल्स में भी यूज होता है, ठीक है। अच्छा, व्हेन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देन F = F0। देखें ग्राफ में देखें, जब काइनेटिक एनर्जी यानी मैक्सिमम होगी तो उस टाइम F जो है F0 की इक्वल होता है। ये देखें, जब फ्रीक्वेंसी F0 की इक्वल होगी तो काइनेटिक एनर्जी, सॉरी एक मिनट यहाँ पे एक मिस्टेक है, यानी काइनेटिक एनर्जी जब जीरो होगी, सॉरी, ठीक है। हाँ तो आप देखें व्हेन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जीरो देन F = F0। जब F F0 की इक्वल होता है तो उस पॉइंट पे देखें ना काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जीरो है ना। तो अगर इस फार्मूला में काइनेटिक एनर्जी इस टर्म को जीरो कर दें तो यानी क्या आ जाएगा, HF - 5। ठीक है। तो F की जगह क्या लिख दिया, F0, क्योंकि जब काइनेटिक एनर्जी जीरो किया F की जगह F0 आ जाएगा। तो यहाँ से यानी ये जो -5 उधर जाएगा दूसरी साइड, तो क्या बनेगा, Φ = HF0। तो ये वर्क फंक्शन का फार्मूला हमारे पास आ गया HF0। यानी H प्लैंक्स कांस्टेंट है और F0 आपको पता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसी HF0 की वैल्यू को वहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन ए में सॉरी। तो आपके पास फार्मूला बनेगा Ke max = HF - HF0। ठीक है। बाकी अगर आप चाहें तो इसको दोबारा कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं, V = F लैम्डा की जगह आप लिख सकते हैं C = F0 लैम्डा C। ओके, तो यहाँ पे F0 जो है वो अगेन इसको आप कहेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है वो उसको कहते हैं कट ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, इसको कट ऑफ वेवलेंथ कहते हैं। तो कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब है यानी जो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ होती है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, यानी थ्रेशोल्ड जो है ना कि द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो वेवलेंथ की क्या हो जाएगी वो आप फिर वो देख सकते हैं, द मैक्सिमम वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से अगर आप चाहें तो लेमडा सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो आ जाएगी C/F0। तो इसको इक्वेशन बी में बहरहाल पुट करेंगे। इक्वेशन बी जो थी वो यानी क्या था ना, E = HF0 था, उसकी जगह आ जाएगा अम, एक मिनट ये देखें इक्वेशन बी क्या थी, E = HF0। ठीक है। तो इसकी जगह जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा C/λ0, सॉरी, ठीक है ना, HC/λ C हो जाएगा, सॉरी ये थोड़ा सा गलत कर दिया। तो HC/λC। ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई, और ये एक अगेन ये जो वर्क फंक्शन है ये है कहाँ पर, अगेन ये आपके पास ग्राफ में इस पॉइंट पे शो होता है। यानी कि जब हम इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्सट्रापोलेट करते हैं द बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास आता है वर्क फंक्शन। क्लियर। तो ये फार्मूला भी आपके न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, ये आपने याद रखना है। तो बस यहाँ तक था आज का लेक्चर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो नोट कर लें, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है, और उसमें से कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकते हैं अलोंग विद द न्यूमेरिकल्स। ओके, अस्सलाम वालेकुम।